लगभग 1000 करोड़ की कॉम्पनसेशन और 1 साल बाद क्या कुछ बदला है उत्तराखंड में? क्या किया गया है उन लोगों के लिए जिनका काम, जिनकी जिंदगी, जिनका कारोबार सब कुछ तहस नहस हो गया 2013 की उस महाप्रलय में? अगले 30 मिनटों में हम आपको वाकिफ कराएंगे उत्तराखंड की आज की असलियत से। 16 जून 2013, वो तारीख जब उत्तराखंड में पहाड़ थर्रा उठे, हर तरफ मृत्यु और विनाश की तस्वीर, बादल फटे, जमीन दरकी और जल प्रलय जैसे हालात बन गए। 48 घंटे तक देवभूमि ने कुदरत का कहर झेला, ऐसा कहर जिसने किसी को नहीं बख्शा, न श्रद्धालुओं को न देव प्रतिमाओं को। हिमालय की सुनामी ने 6000 लोगों की जान ली, जिसमें ज्यादातर लोग केदार घाटी में मौजूद तीर्थ यात्री थे। लगभग 1 लाख लोगों का संपर्क कट गया, क्योंकि गांव के गांव और सड़कें पानी में बह गई। इसके बाद शुरू हुआ राहत और बचाव का मैराथन अभियान, और सामने आई जिंदगी के लिए जद्दोजहद की दहला देने वाली दास्तान। भैया मौत से बच के आए, मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपनी जिम्मेदारी के लिए जान दे दी। ये देश की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा थी। हे विदाता दुनिया क्या कर दिखाए ओ मेरो प्यारो गाँव परो। वो डरावनी यादें आज भी लोगों के दिलो दिमाग से उतरती नहीं है। 13 साल के पारस ने उस दिन जो देखा उसे एक दर्दनाक गीत में पिरो दिया। पारस का खूबसूरत गांव आज बस मलबे का ढेर है। हमने घर को टूटते हुए देखा, बहते हुए देखा मैडम, अपने पशुओं को अपने आंखों के सामने मैडम मरते हुए देखा, और गांव में जो है अफरा तफरी मच रही थी। बुजुर्ग लोगों को हम कंधे में बिठाकर जो है अस्पताल में पहुंचा रहे थे। पारस को याद है कि किस तरह मंदाकिनी की धारा विनाश की धारा बन गई। राह में जो भी आया बच न सका। जो बारिश त्रासदी से पहले उसे लुभाती थी, अब उसकी मामूली सी झड़ी उसे दहशत से भर देती है। बारिश होने के कारण हम आधे रास्ते से जो है घर लौट जाते हैं, ताकि कहीं बारिश बीच में जो है मलमाना गिर जाए और हमारे ऊपर ना पड़ जाए, ताकि हमें यही डर लगता है और हम कहीं मर ना जाए। जून 2013 की त्रासदी में केदारनाथ मंदिर ने भी मंदाकिनी का कहर झेला। IBN7 ने मंदिर का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि 1 साल बाद हालात क्या हैं। आपदा के जख्म भरे भी हैं या नहीं। वो मंजर आंखों के सामने घूमता है कि लोगों की मतलब जिंदा लोग लाशों में दफन होते जा रहे हैं। और 1-2 मिनट की तबाही ने क्या कर दिखाया, ये तो यहाँ रहने वाले सभी यात्रियों ने देखा कि जब पानी उतर गया, जो हमने सामने देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये चट्टाने हैं ना, ये चट्टाने, इससे भी बड़ी बड़ी चट्टाने कोई योद्धा फेंक रहा है। बाबा केदारनाथ के धाम में आकर लोग निश्चित रूप से भक्ति जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम केदारनाथ की बात करें, इसके बड़े इलाके को देखें, तो आज भी ये जो तस्वीर है वो बहुत मार्मिक है, दिल को तोड़ने वाली है। एक भूतिया शहर सी ही नजर आती है। चारों तरफ आपको साजो सामान नजर आएंगे, कई सारे उन सैकड़ों परिवारों के, पर्यटकों के या फिर श्रद्धालुओं के जो 16-17 जून की रात को इन्हीं मकानों में कहीं ना कहीं शायद सो रहे थे। ठीक सामने यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे चंद्रागिरी जी स्वामी जी का लंगर चलता था। ठीक उसके बाद भारत सेवाश्रम आश्रम था, उसके बाद शंकराचार्य जी की समाधि थी। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमारे पास होटल बेचने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि कोई अगर खरीदार हो तो हम होटल बेचें और बैंक से मुक्ति पाएं।
ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन दहशत और मुश्किलों के बावजूद कुछ तीर्थयात्री अब भी श्रद्धा से बंधे केदारनाथ के दर्शन को चले आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु तो केदारनाथ में एक रात ठहरने के बाद ही वापसी कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में, खासकर केदारनाथ में जहां पुनर्निर्माण की कोशिशें जारी हैं, वहीं बर्बादी का आलम चारों तरफ अब भी साफ नजर आता है। नेस्तनाबूद हुए इमारतें और इन इमारतों के नीचे दफन न जाने कितनी जिंदगियां। मेरे ठीक सामने केदार द्वार और हालांकि कपाट, इस वक्त रात का वक्त है जहां हम जायजा ले रहे हैं कि लोग इस वक्त देर शाम जो है कैसे अपनी जिंदगी यहां गुजार रहे हैं। कपाट बंद हो चुका है पूजा आरती के बाद में, लेकिन भक्तों की जो भीड़ है वो अभी भी नजर आ रही है। मंदिर वो बाबा ही जानते हैं, वो 3 लोग के स्वामी हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। उन्होंने हमको बुलाया, हम चले आए। किस तरह का रास्ता है ऊपर आते वक्त? रास्ते उबड़ खाबड़, बहुत उबड़ खाबड़ है, तो बहुत दिक्कतें भी हुई? बहुत दिक्कत रही है। फिर भी आप लोग ऊपर चले आए? ऊपर चले आए, महाराज जी की कृपा से ऊपर ही आ गए। स्थानीय लोगों की कोशिश है कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। जहां सरकारी ढांचा अब तक खड़ा नहीं हो सका, हमारा गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, लिमचोली और केदारनाथ में हमारे कम से कम 2-2.5 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था है। वहां स्थानीय लोग ही यात्रियों को मुफ्त भोजन और ठहरने के लिए टेंट वगैरह मुहैया करा रहे हैं। त्रासदी के 1 साल बाद कुछ रास्ते तो बहाल हो रहे हैं, लेकिन केदारनाथ की यात्रा अब भी एक चुनौती है। जब हमने श्रीनगर कस्बे का रुख किया तो वहां साल भर पुराने विनाश के निशान अब भी मौजूद थे। ITI भवन अब भी उसी तरह 10 फीट कीचड़ के सूखे मलबे में दबा है जैसा हमने 1 साल पहले देखा था। कॉलेज को अब एक नई जगह पर बनाया जा रहा है, लेकिन श्रीनगर के आम लोगों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। 64 साल के हृदय राम ने इस घर को बनाने में जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगा दी, लेकिन पानी के साथ आए मलबे ने घर को बर्बाद कर दिया। हृदय राम को इस घर से मलबा निकालने और घर दोबारा बनाने में महीनों लग गए। सामान कुछ नहीं बचा, ये कपड़े जो हमारे शरीर में पहने यही सामान हमारे पास है और कुछ नहीं। जैसे जो मिट्टी घूमी हमारे यहाँ सब जीविके की मिट्टी है ये। बाकी आप देखेंगे ये मालू ढैया से नीचे ये मिट्टी नहीं है, इस SFB के इस ग्राउंड से ऊपर ये मिट्टी नहीं है। सारी इस जीविके की जो है सारी मिट्टी हमारे यहाँ पे घूमी जितनी भी है। श्रीनगर के करीब 80 घर इस रेत और मलबे के नीचे दब गए। वो मलबा जो कि यहाँ के लोकल्स कहते हैं आया था AHPCL यानी अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड के प्लांट से। वहां की जो दीवारें थी, डंपिंग साइट की दीवारें, वो थी कमजोर और पानी के बहाव को नहीं सह सकी और ढह गई और साथ लाई अपने ये मलबा और मिट्टी। IIM के पूर्व प्रोफेसर भरत झुनझुनवाला पिछले 12 साल से अलकनंदा पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर झुनझुनवाला का मानना है कि ये त्रासदी सरकार और बिजली कंपनियों के बीच साठगांठ का नतीजा था। My tragedy is my sadness that either it is the state government or the Ministry of Environment, there is a total stonewalling of any dialogue with anybody except the hydropower companies, and that is why the only relief is we want people get it through the courts. अब हमारा एक एड्रेस है ITI, नियर ITI, तो मैंने कहा हमारे एड्रेस को भी क्यों छीन रहे हो। प्रेम कला ने तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हुए तमाम नुकसान की भरपाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस भी दर्ज कराया है। और जो मिट्टी का लेवल था वो ये सारा डैमेज जो है इस एरिया का वो कंपनी के द्वारा हुआ है। इस पर्यावरणीय दृष्टिकोण को इन्होंने जो उसको फॉलो नहीं किया, नियमों की अनदेखी की और उसका लॉस हमको हुआ है। भगवान से डरने वाले साधारण से गढ़वाली प्राकृतिक आपदा को भी दैवीय ही मानते हैं। जल प्रलय आने के काफी पहले से श्रीनगर की महिलाएं धारी देवी का मंदिर हटाने का विरोध कर रही थीं। उनका मानना है कि धारी देवी नदी की धारा पर नियंत्रण रखती हैं। बाढ़ के बाद पुरोहित को मजबूरन देवी प्रतिमा वहां से हटानी पड़ी। पिछले साल जब बाढ़ आ गई उसमें हम लोगों को मजबूरन देवी को ऊपर लाना पड़ा,
क्योंकि अगर हम नहीं लाते तो पूरी बाढ़ में सारा मंदिर, जिस तरह से अभी आप देखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा है, तो वैसे मूर्तियां भी नहीं बचती। बहरहाल आस्था का संबंध सदियों की मान्यताओं से है। शायद वक्त आ गया है जब हम इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या उत्तराखंड के पहाड़ों में क्षमता से अधिक बांध बन रहे हैं। Firstly, we need to look at the total social impacts of the project, and that's not done till now. When they build these projects, they have these tunnels, and they have to blast their way through that tunnel, which leads to cracking of houses, which leads to landslides, which leads to drying of water sources. लेकिन सवाल है कि उनका क्या, जिन्होंने अपनी अनमोल जिंदगी गंवा दी। गुप्तकाशी से कुछ किलोमीटर ऊपर देवली गांव है। मंदाकिनी की लहरें इस गांव के 54 लोगों को लील गई। बच्चों ने क्या गलती की थी उस भगवान के ने। वसुंधरा देवी के पति केदारनाथ में पुरोहित थे। जब बादल फटा तो उनके 2 लड़के भी उन्हीं के साथ बह गए। वसुंधरा देवी को 15 लाख का मुआवजा मिला, मगर उन्होंने रकम को हाथ नहीं लगाया। पिछले साल 17 जून से ही उनके पूजा घर का दरवाजा बंद है। वसुंधरा देवी ने जीने की इच्छा खो दी है। खत्म तो हो गई जिंदगी, अब क्या जिंदगी नहीं, अंधकार की जिंदगी हुई। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या करना था, सब कुछ चले गया। ऊखी मठ के अगस्मुनी इलाके में हमारी मुलाकात शंभू भट्ट से हुई। शंभू हमें अपने घर ले गए। बिजली और पानी के बगैर जिंदगी यहाँ बेहद मुश्किल है। बच्चे अकेले, जंगली जानवरों का डर, बिना बिजली के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम है। उस घर के पास में जो घर दिख रहा है, शंभू का घर इस पहाड़ से लगा था। जब बादल फटा तो उनकी पत्नी और बच्चे घर पर ही थे। अगर बाहर निकलने में मिनट भर की भी देरी हो जाती तो अनर्थ हो जाता। घर में कुछ भी नहीं बचा, बच्चों की किताबें भी नहीं। पीयूष पिछले साल 10वीं में था। 1 महीने बाद आए, तब भी यहाँ डॉक्टर यहाँ गांव में जा रहे थे, तो मुझे लगा क्या पता कहीं फिर ना आ जाए मैं डॉक्टर, फिर यही तरह मैं भी लोगों की मदद करूंगा। सरकार ने उन लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे का वादा किया था जिनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसमें विश्व बैंक की 5 लाख की अतिरिक्त मदद भी शामिल थी, लेकिन इसके लिए अपनी जमीन जरूरी थी और जमीन तो बह चुकी थी। जब जमीन ही नहीं है तो घर कहाँ से बनाएंगे? फिर जमीन तो है ही नहीं, जमीन जो थी वो सब बह गई है और जमीन का तो हर घर का तक जो है मुआवजा नहीं मिल पाया है। जानवरों का खतरा है, बाहर आए तो जंगली जानवरों का है, अंदर रहे तो सांप सूंप भी चुका, क्योंकि अब दीवारें सब फट चुकी हैं। पवित्रा देवी के पास उसी उजड़े घर में रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये घर कभी भी ढह सकता है। जगह जगह फिर डीएम के पास चले गए, एसएम साहब के पास चले गए और तहसीलदार साहब के पास गए। वो भी कह रहे हैं देखेंगे देखेंगे। तो अब देखो ऐसे में 2 बच्चे भटक रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या दिया? गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। हालांकि कुछ परिवारों को यहाँ मुआवजा मिला है, लेकिन पवित्रा देवी और उनके पति को कुछ नहीं मिला। क्यों, उन्हें नहीं पता। 5 लाख प्लस 25,000। लेकिन तहसीलदार मानते हैं कि कुछ गड़बड़ियाँ रह गई हैं। मैं मानता हूँ इसमें 99% हमने करीब सैचुरेट कर दिया है। हो सकता है कोई 1% कोई केस रह गया हो, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पानी आया, मकान चला गया था तो भाग गए थे। ये रवैया उन लोगों का दर्द और बढ़ा देता है जिनका घर और कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया। महेंद्र सिंह रमोला 3 गेस्ट हाउस चलाते थे, लेकिन वो सारे बह गए। एक समय में मैं 1 करोड़पति हुआ करता था और आज इस समय इस स्थिति में हूँ, आज करोड़पति हूँ। मेरे 3 मकान थे जिनमें 28 कमरे थे, 10 किचन थे, 12 लेटरिन, 12 बाथरूम थे। और आज मतलब यह है कि इस स्थिति में हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1 कमीज और 1 पजामा के अलावा बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 7,346, पीएम रिलीफ फंड से 154 और राज्य सरकार से 100 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। सो कमी पैसों की नहीं थी,
अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या आम आदमी की जिंदगी के लिए बेकदरी, पर उत्तराखंड के कई बाढ़ पीड़ितों को आज तक अपने हक का मुआवजा नहीं मिल सका है। क्या उत्तराखंड आने वाले मानसून से निपटने के लिए तैयार है? इस दीवार से तो 1-2 साल में चले जाएगी, पानी आएगा। ये दीवाली गलत ढंग से बन रही है। लगभग 400-500 मीटर में वहां से लेकर और आप उधर तक देख लीजिए, इसकी सुरक्षा बिल्कुल जिसको कहें कि राम भरोसे छोड़ दी गई है। गांव दर गांव हमारा सफर चलता रहा और 1 साल पुरानी तबाही के निशान हमारे सामने थे। राज्य सरकार अब भी मानसून से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अक्टूबर 2013 में सिंचाई विभाग को छोटे बांधों के लिए 566 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन मार्च 2014 तक सिर्फ 6 करोड़ ही रिलीज हुए। स्थानीय लोगों की माने तो बहुत थोड़ा सा काम हुआ है और फिलहाल देर हो चुकी है। श्रीनगर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किए गए 7 महीने के धरना प्रदर्शन के बाद यहां की सरकार चेती और 5 किलोमीटर स्ट्रेच का ये प्रोटेक्शन वॉल का काम यहां शुरू हो गया। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि काम शुरू होने में बहुत देर हो गई और यहाँ के लोकल्स का ये भी कहना है कि क्वालिटी यहाँ की कंस्ट्रक्शन का इतना खराब है कि शायद ये दीवार 2013 जैसे एक और महाप्रलय का सामना नहीं कर पाएगी। आप लोगों की लाइफ और सेफ्टी को मानी कंप्रोमाइज करते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की मामला है। इस दीवार से तो 1-2 साल में चले जाएगी, पानी आएगा। ये दीवाली गलत ढंग से बन रही है। उत्तरकाशी कस्बे में 20,000 लोग रहते हैं। कस्बे का ज्यादातर हिस्सा भागीरथी नदी के तले में आता है। इस बार भी मानसून के वक्त उत्तरकाशी खतरे से खाली नहीं है। मैं खड़ी हूँ इस समय उत्तरकाशी के केदार घाट पे और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया गया फ्लड प्रोटेक्शन का काम बिल्कुल नाकामयाब सिद्ध हो रहा है। शहर को बचाने के लिए नदी का बहाव शहर से दूर करने का प्लान बनाया गया था इन आर्टिफिशियल चैनल्स को यूज करते हुए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैनल्स ऑलरेडी कई जगहों से टूट चुके हैं और नदी का पानी शहर तक पहुंच चुका है। पानी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इन लोगों के लिए इस समय कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। गंगोत्री तक जाने वाला नेशनल हाईवे 108 हो या चीन की सरहद तक जाने वाली सड़कें सब बुरी हालत में हैं। सेना के लिए सप्लाई लाइन है जो अब तक नहीं बनी। ना इस लैंडस्लाइड का कोई ट्रीटमेंट किया गया है, ना इस लैंडस्लाइड अगर ये होती है तो टेम्पररी ये जगह खुली रहे आने जाने के लिए, उसके लिए जो चैनलाइजेशन का काम होना था नदी को जहाँ, ना वो किया गया है। और ना ही इस रोड की और इस लैंडस्लाइड इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई टो वॉल यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल बनी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ये एरिया दिख रहा है लगभग 400-500 मीटर में, वहाँ से लेकर और आप उधर तक देख लीजिए, इसकी सुरक्षा बिल्कुल जिसको कहें कि राम भरोसे छोड़ दी गई है। अगर ये कुछ होता है तो ऊपर की पूरी घाटी गंगोत्री तक एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कई महीने लाल फीताशाही में बर्बाद हो गए। भूतल परिवहन मंत्रालय ने सड़क बनाने का काम सीमा सड़क संगठन से PWD को सौंपने में काफी देर कर दी। Planning of the work was badly affected. If I have to hand over road to the other agency after 2 months, of course I cannot carry out any long-term planning. Again, there is a confusion whether this road will remain with border road or the PWD. हम प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते, पर आगे बढ़ने का रास्ता तो तलाशा जा सकता है। देवली भानी गांव की महिलाएं यही कर रही हैं। मंदाकिनी महिला समिति की 300 महिलाएं इसकी मिसाल हैं। 23 साल की किरण की तरह इनमें ज्यादातर विधवाएं हैं। वो लोग चित्र बनाती हैं, हैंडलूम के कपड़े बना रही हैं। बदले में उन्हें 1800 रुपए मिलते हैं, जो उनके चेहरे पर हंसी लाने के लिए काफी है। क्यों अच्छा लगता है काम करना, बैठे बैठे कैसे होगा, सब कौन देगा, बैठे बैठे कैसे करके काम करना चाहते हैं हम अपने स्वाभिमान के लिए। खुशी है यहाँ से, बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी। मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे, अपने काम कमाई में करने में जो सुख है वो किसी में नहीं है। डॉक्टर भगवती ने अपने गांव की महिलाओं की मदद के लिए गैर सरकारी संगठन की नौकरी छोड़ी है
वो कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। We will create the company and will place the order in market, है ना, और वो जो बहुत बड़े अच्छे शोरूम हैं, सो मैं चाहता हूं कि इस रूप में न बिके ये कि ये आपदा प्रभावित एरिया से बना हुआ है। नो, ये बनाया, ये पूछे किसने बनाया है। उत्तराखंड के हालात सुधरना अभी सपना है। आस्था से भरा आम आदमी कुदरत को तो नहीं कोस रहा, हाँ, लेकिन उसे सरकार से शिकायत जरूर है। सरकार ने मामूली सी रकम देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान ली। इतनी बड़ी आपदा से निपटने का संकल्प और दृष्टि कहीं नजर नहीं आई।